नवीन एयरपोर्ट से बाहर आया, तभी सामने दरवाजे पर नेहा आंटी खड़ी, उसे देखकर अपने वहां होने का एहसास करा रही थी। उसने नजरें घुमाकर देखा, पापा नजर नहीं आए, यानी पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। तभी ड्राइवर अंकल ने उसकी ट्रॉली लेकर पकड़ ली। नवीन ने मुस्कुराकर नेहा आंटी को नमस्ते की और नेहा आंटी ने उसे गले से लगा लिया। नवीन बेटा, तेरे पापा स्वयं आने की जिद कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम के लिए बोला था। कोई बात नहीं आंटी, अब पापा ठीक है ना? एकदम ठीक हैं। बस तुम्हारे 2 साल का इंतजार नहीं झेल पाए और थोड़ा सा तनाव पाल बैठे, लेकिन अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। कार की डिग्गी में सामान सेट करने के बाद वह भी पिछली सीट पर नेहा आंटी के साथ बैठ गया और खिड़की से सर टेक कर आंखें बंद कर ली। उसे बहुत सुकून मिला। नेहा आंटी को खुश देखकर उसका गिल्ट कुछ कम हो गया। शायद नेहा आंटी ने उसे माफ कर दिया, तभी तो पापा की केयर भी कर रही और आज एयरपोर्ट पर लेने भी आई। उसे ना जाने क्यों एक सुकून सा मिल रहा था। उसे याद नहीं कि उसकी माँ कैसी थी। उसने देखा भी तो उस उम्र में जब तक बच्चा मात्र स्पर्श की भाषा ही समझ पाता है। यही कोई 8-9 माह का रहा होगा वह, तब उसकी माँ उसको छोड़कर अपनी नई जिंदगी बसाने ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, हमेशा के लिए। अब बस उसकी जिंदगी में पापा थे, जो डबल रोल में थे। वही मेरी माँ थी और पापा भी, लेकिन कभी उन्होंने कोई कमी माँ की महसूस नहीं होने दी थी। रात में अपने सीने से लगाए मेरे रोने पर भी किसी शिकवे शिकायत के रात भर जागते रहते थे। डायपर से लेकर सारे काम करते थे। सुबह राधा आंटी काम पर आ जाती, लेकिन पापा अपनी अनुपस्थिति में पूरा चार्ट बनाकर जाते और लौट कर चेक करते कि राधा आंटी ने कोई टास्क अधूरी तो नहीं छोड़ी। और आने के बाद मेरे कपड़े बदलने से लेकर हर काम में बिना थकान के लग जाते। घोड़ा बनकर मुझे पीठ पर बिठाकर जब मुझे पूरे गार्डन टपाटप घुमाते, तो कई बार राधा आंटी मुझे मना करती कि बेटा, तेरे पापा थक कर ऑफिस से लौटे हैं, थोड़ा आराम कर लेने दे। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला, और पापा भी राधा आंटी को घर जाने के लिए कहकर स्वयं किचन में जाकर मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर जबरदस्ती मुझे खिलाते और फिर खुद खाकर सीने पर मुझे लिटाकर थपकियां देकर सुला देते। पापा, मेरे पापा कहाँ रह गए थे? एक अच्छे दोस्त और मेरी माँ बन गए थे। इसीलिए मेरे दुख से दुखी हो जाते थे। कब सोते थे पता नहीं, बस उनके लिए मैं ही उनका जीवन का आधार बना हुआ था, और शायद मेरे लिए पापा भी। कई बार मैंने पापा को अलमारी से माँ की फोटो निकाल कर साफ करते रोते देखा, लेकिन अपने दिल की व्यथा कभी मेरे सामने नहीं लाते। कोई इतना प्यार भी कर सकता है, मैं कहाँ सोच पाता था। मैं बड़ा हो गया था, लेकिन पापा कहाँ मानने के लिए तैयार होते। कई बार मेरे देर हो जाने पर कॉलेज के दरवाजे पर खड़े मिलते, क्योंकि मेरे दोस्त मुझ पर हंसते और मेरे मना करने पर घर के सामने वाली सड़क पर इंतजार में घूमते रहते। मुझसे छिपकर मेरे दोस्तों से मेरी जानकारी लेते रहते। उस समय मुझे गुस्सा भी आता था, किंतु आज मैं सोचता हूँ कि वह उनका प्यार था। आखिर वो मेरे पापा जो थे। धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा था। अब पापा का एक काम और बढ़ गया था। मेरा बैग अपने कंधे पर लेकर मुझे स्कूल तक छोड़ने जाते, और जब तक मैं खिड़की से दिखना बंद नहीं हो जाता, पापा वहीं खड़े खड़े हाथ हिलाते रहते। पेरेंट्स मीटिंग में सभी बच्चों के माँ और पापा दोनों लोग आते थे, लेकिन मेरी माँ तो थी नहीं, इसीलिए मेरे पापा अकेले ही आते। मुझे अन्य बच्चों की माँ को देखकर अब एक कमी सी लगने लगी थी। लगने लगा था कि काश मेरी भी माँ होती। उस दिन पेरेंट्स मीटिंग से हम लोग लौट रहे थे, तो मैंने पापा से पूछ लिया था, पापा, मेरी मम्मी भगवान के पास क्यों चली गई? पापा खिड़की पर सर टेके कुछ उदास से नजर आए और मात्र यही बोले, ना बेटा, तेरी माँ जिंदा है, बस गुस्सा होकर हमें छोड़कर हमसे दूर चली गई। पापा,
माँ ऐसे कैसे कर सकती हैं? माँ बहुत गंदी हैं। नहीं बेटा, माँ को ऐसा नहीं कहते। वह तो अच्छी थीं, इसीलिए मेरे पास तेरे जैसा खिलौना छोड़कर चली गईं, वरना मैं किसके सहारे पर जीता? उस दिन पापा का दर्द मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन जब और बड़ा हुआ, तब पता चला कि मम्मी-पापा ने लव मैरिज की थी। दोनों साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लेकिन वही दीवार सामने आ गई, अमीरी और गरीबी की। शायद एक तरफ़ा लव था। पापा मम्मी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन मम्मी को आकर्षण था, जो शादी के 2 साल बाद, मेरे जन्म होने के बाद, माँ को नौकरी की तीव्र आकांक्षा में स्वाहा होता चला गया। पापा ने मेरी माँ से 3 साल मांगे थे, लेकिन पता नहीं क्यों माँ इतना भी नहीं रुक पाईं और जब मैं 6 माह का था, राधा आंटी को काम पर लगाकर स्वयं मल्टीनेशनल कंपनी जॉइन कर ली और 3 माह में ही ऑस्ट्रेलिया चली गईं और वहीं से तलाक के कागज भी भिजवा दिए। मेरे पापा अंदर से टूट गए थे, लेकिन कभी माँ की बुराई नहीं की, बल्कि हमेशा यही कहते रहे कि शायद मुझ में कोई कमी रही होगी, वरना कोई यूँ छोड़कर नहीं जाता है। पापा के लिए दोबारा शादी के लिए बहुत से ऑफ़र आए, लेकिन पापा ने मुझे सीने से लगाए सभी को मना कर दिया था। उनकी और मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। शायद संबंधों से उनका विश्वास उठ गया था। जब मैं 5 साल का रहा हूँगा, तभी पापा की ऑफिस में नेहा आंटी ने ज्वाइन किया था। नेहा आंटी जितनी सुंदर थीं, उतनी ही समझदार भी। उन्होंने पापा को दिन-रात मेहनत और काम करते देखा, तो उनकी ओर आकर्षित हो गईं। एक बार वह बीमार हो गईं, तब पापा जी ने अपने एक कुलिंग होने के कारण निस्वार्थ सेवा की थी। तब पापा भी उनकी ओर हो गए थे, लेकिन मेरे लिए सौतेली माँ लाने से डरते थे। एक दिन मेरे मित्र ने खेलते हुए मजाक-मजाक में कहा, नवीन के पापा सौतेली माँ ला रहे हैं और वह रानी केकई की तरह नवीन को निकाल देगी और नवीन अपना बाहर भीख मांगेगा। उसने प्रतिरोध किया था, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं और नेहा आंटी भी ऐसी नहीं हैं। वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। सभी बच्चे हंसने लगे थे। तू तो बुद्धू है। मेरी मम्मी शालू आंटी से कह रही थीं कि देखना, जब नई बीवी के बच्चा होगा, तो वह पहले बच्चे को प्यार कहाँ करेगी। उस दिन मैं बहुत रोया। पापा पूछते रह गए। मुझे रात में बुखार आ गया और पापा ठंडे पानी की पट्टी रखते रहे। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया, तो पापा ने मेरी ओर देखा। पापा, क्या आप नेहा आंटी को मेरी सौतेली माँ बनाना चाहते हैं? पापा मेरी हथेलियाँ सहलाते रहे और बोले, मेरा राजा बेटा जो चाहेगा वही होगा। सच्ची पापा? मैंने उनके सीने पर अपना सिर रख दिया। पापा, आप किसी से शादी नहीं करेंगे। मुझे कोई सौतेली माँ नहीं चाहिए। लेकिन उस समय मैं ये नहीं समझ पाया कि कैकेयी मात्र सौतेली माँ नहीं होती। पन्नाधाय ने तो अपना बेटा दूसरे की जान के लिए न्यौछावर कर दिया था। शायद मैं औरतों के दूसरे रूप को नहीं समझ पाया, समझ ही नहीं सका कि किसी का साथ और सहारा जीवन में कितना ज़रूरी है और पापा जी ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि उन्हें मेरे निर्णय से दुख हुआ है और ना ही नेहा आंटी ने कभी अपनी मर्यादाओं को तोड़ा। पापा के शादी के मना करने को उनकी मजबूरी को समझा। आज जब मैं एमएस करने पापा को छोड़कर शिकागो आया, तब अकेलेपन की अहमियत को समझा कि मुझे पापा को छोड़कर आने पर कितना सूनापन लगता है ज़िंदगी में। और मेरे पापा पूरे 26 साल से इस एकाकीपन को ऑफिस और मेरे प्यार में भरते रहे, लेकिन कोई कोना मेरे कारण अधूरा रह गया था। और उसके शिकागो आने के कुछ दिनों पहले की बात है। पापा सुबह-सुबह छत पर चुपचाप खड़े हुए थे। वह समझा कि उसके जाने के कारण पापा दुखी हैं। जब वह ऊपर गया तो देखा, एक चिड़िया के घोंसले को दिखाते हुए पापा बोले, वह देखो, नन्हे बच्चे भूख से शोर कर रहे हैं और उनकी माँ खाना लाने के लिए नीचे गई थी और पंखे से टकराकर मर गई। फिर पापा चुपचाप नीचे गए और कुछ गीले दाने दाल और गेहूं के लेकर आए।
और उन नन्हे-नन्हे बच्चों को अपने हाथों से खिलाने लगे और ड्रॉपर से एक बूंद पानी पिलाते। धीरे-धीरे माँ को तो भूल गए, लेकिन पापा की पदचाप पहचानने लग गए थे और उन्हें ऊपर आते देखकर चीं-चीं करने लगते। कुछ दिनों के बाद वह उड़ना सीख गए और एक दिन पापा ने उसे आवाज़ दी, "नवीन बेटा, ज़रा ऊपर तो आओ।" वह तेज़ी से ऊपर गया और देखा, पापा घोंसले को निहार रहे हैं। उसमें कोई चिड़िया के बच्चे नहीं थे, सभी उड़ गए थे। मैंने पापा से कहा कि पापा, इसमें इतने दुखी होने की क्या बात है? बड़े होकर उन्हें उड़ना ही था। उस दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी सूनी आँखों ने मुझसे बहुत कुछ कह दिया था। उस रात को मैंने पापा के सर में बालों में तेल लगाते हुए कहा था, "पापा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन चिड़ियों की तरह हमेशा के लिए नहीं उड़ूँगा, मैं वापिस आऊँगा।" उस दिन मैंने पापा को पहली बार छुपकर रोते हुए देखा था। मैंने एमएस करने के बाद भारत में ही मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया था और मेरा वहाँ के लिए चुनाव हो गया था। इसी बीच मेरा कैलिफ़ोर्निया से भी एक लेटर आ गया। सारे मित्रों ने फ्यूचर के बारे में आगाह किया, किंतु मैं अपने वायदे पर अड़ा रहा। मैंने एकाकी जीवन का कटु अनुभव किया। सारी सुविधाएं होने के बाद भी जो कमी अंदर से अपनेपन की मैं महसूस कर रहा था और पापा के लिए बेचैनी अनुभव कर रहा था। एक दिन मैंने पापा को फ़ोन किया और बातों-बातों में नेहा आंटी और उनके परिवार के बारे में पूछा, तो पता चला नेहा आंटी के भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी इकलौती बेटी को नेहा आंटी ने पाला था और अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी की थी। उसी बच्ची को अपनी बेटी मानकर उन्होंने भी शादी नहीं की थी। मैं और पापा नेहा आंटी के पुराने दिन वापस तो नहीं ला सकता था, लेकिन शायद कुछ कर सकता था। उसका गिल्ट आंसू बनकर छलक गए। नेहा आंटी ने शायद छुपकर आंसू पोंछते देख लिया। बेटा, पापा की याद आ रही है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसके सामने बंगले का मेन गेट आ गया था। गेट पर ही पापा खड़े थे। मुस्कुराते हुए वह कार के पास आए और उसे गले लगाकर रो पड़े। शायद उन्हें अपने चिड़े के वापस आने की उम्मीद नहीं थी। पापा बहुत दुबले-पतले नज़र आ रहे थे। पापा, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं बेटा, अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, अब सब ठीक हो जाएगा। दूसरे ही दिन उनका जन्मदिन था। पापा ने उसके वापस आने और जन्मदिन के लिए बहुत से लोगों को बुलाया था। पापा ने जो सैक्रिफाइस मेरे लिए किया था, अब मेरी बारी थी। केक काटा गया, तब मैंने पापा से कहा कि जन्मदिन की खुशी में पापा, मुझे एक आपसे गिफ्ट चाहिए। पापा और सभी निमंत्रित गेस्ट मेरी ओर देख रहे थे। पापा, इस घर को माँ चाहिए, नेहा माँ। नेहा आंटी और पापा मुझे आश्चर्य से देख रहे थे कि पागल तो नहीं हो गया है, लेकिन नेहा आंटी के गाल गड्ढों में एक अजीब-सी लालिमा आ गई थी। पापा तिरछी निगाहों से उन्हें देख रहे थे। पापा और नेहा आंटी, मैं अपनी नादानी में की गई भूल को सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि जिस एकाकीपन को मैंने 2 साल भोगा है, वह आप लोग 27 सालों से भोग रहे हैं। मैं अपना सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पापा, आपके त्याग को कभी इन छोटी बातों से मापा नहीं जा सकता। 1 मिनट की शांति के बाद सभी मेहमानों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। शायद मेरा प्रायश्चित उन्हें भी स्वीकार था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और अच्छी लगे तो लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।